अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉटलाइन। मैं हूं फैसल रहमान इस्लामाबाद से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का मौजू, हमेशा हम ये कहते हैं कि जनाब सूबे को छोटा कर दें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चीज़ ले आएँ या उसको डिवीजन लेवल पर काम करें। बुनियादी मकसद ये होता है कि आम आदमी तक उसका जो एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उसको बेहतर और स्मूथ तरीके से पहुंचाया जाए, और जो कुछ हुकूमत पॉलिसीज बनाती है उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जब नीचे तक पहुंचाया जाए तो उसका फर्क भी पड़े और फर्क वाज़ेह तौर पर हमें नजर आए। हम आए दिन सुनते हैं कि जनाब एक सूबे को डिवाइड कर दिया जाए, पंजाब को सदर्न पंजाब में, उसके बाद जनाब बलूचिस्तान के हवाले से बात होती है, तो अब ये भी बात हो रही है कि जनाब वहां पर गालिबन पख्तून का इलाका जो है उनको पख्तून का सूबा दे दिया जाए। सिंध की डिवीजन की बात होती है तो बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, लेकिन वहां पर भी उर्दू स्पीकिंग अलग बात करते हैं, जो कि इन्होंने डिनाई किया MQM ने, बट स्टिल कराची और हैदराबाद के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में हम जाएं तो फाटा को अगर अलग करते हैं, मियाँ साहब ने भी कहा कि जी उसको अलग किया जाए, उसके अलग एक डिवीजन की जाए, फिर हजारा की बात भी की गई। तो क्या इन डिविजन्स के साथ वो जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो जाएंगे कि बेहतर गवर्नेंस, आम बंदे को उसका फायदा हो, कि जो बंदा बैठा हुआ है 400 किलोमीटर दूर उसको लाहौर में आकर के काम ना करना पड़े, या जो बंदा टॉप पे बैठा हुआ है हजारे के उसको पेशावर में जाकर के काम की वो मसाइल दरपेश ना हो। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि बेहतर तौर पर जब हम बात करते हैं किसी भी चीज की, किसी भी इदारे की, किसी भी इंस्टीट्यूट की, गवर्नेंस इज द मेजर इशू, गवर्नेंस इज द प्राइमरी इशू, कि वो बेहतर होगा तो सिलसिले ठीक हो जाएंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है जी, सियासी हवाले से भी एक जाना पहचाना नाम, पाकिस्तान में जब मकामी सतह पर काम की बात की गई तो इनका बड़ा रोल था। नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो का आपने नाम सुना, उसमें ये इन्होंने एज अ सरबरा उसके खिदमत अंजाम दी और काफी काम भी हुआ इनके दौर में। फिर वो सिलसिला खत्म कर दिया गया, क्यों किया गया उस पर भी बात करेंगे। अब इन्होंने एक तंजीम बनाई है, एक जमात बनाई, इसका नाम है जीवे पाकिस्तान, जीवे मकामी हुकूमत। इसके सरबरा हैं जनाब दानियाल अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दानियाल साहब आप प्रोग्राम में आए। सबसे पहले ये बताइए जी, जीवे पाकिस्तान तो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, देन जीवे मकामी हुकूमत, थोड़ा इसको इलाबोरेट करेंगे, ये क्यों? ये जी हमेशा सियासी दौर में ऐसा होता है कि मकामी हुकूमतें ख़त्म कर दी जाती हैं और एक ख़ानदानी राज जो एक बराए नाम जमहूरी अमल जो है सियासी जमातों के हवाले से सामने कायम होता है। और अक्सर पेश ऐसा होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो गलतियाँ जमा होती रहती हैं और आखिरकार फिर से कोई इंटरवेंशन होती है और दोबारा से मकामी हुकूमतों पे फोकस आ जाता है, लेकिन इस दफ़ा जो कोई डिक्टेटर है उसके हवाले से। तो ये बार बार ये तजर्बा करने से उम्मीद ये थी कि इस दफ़ा 18वीं तरमीम जब पास हुई तो तमाम जमातों ने यकसा ये फैसला किया कि आर्टिकल 140A जो है उसके तहत मकामी हुकूमतें ना सिर्फ बननी चाहिए बल्कि उनका तर्ज भी बताया कि ये फ़ाल होनी चाहिए और उनमें किन बुनियादों पर, और उनकी बाकायदा जो है मालियाती, इंतजामी और सियासी जो इख्तियारात और जिम्मेदारी हैं वो मजीद तफवीज़ की जाए। आइन में ये लिखा है और वो तो दरकिनार, ये तो इलेक्शन भी करवाने के लिए तैयार नहीं है, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना। अब आप देखें बिलफर्ज जो मिसिंग पर्सन केस है, इसमें कोयटा में जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइंड किया, सारों की बातें सुन के सब कुछ है, वो कह रहे हैं कि एक पाकिस्तान में डिस्कनेक्ट है पब्लिक और इंतजामिया के दरमियान, जो कि खाली MPA से वो खिलाफ पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि MPA जो है वो एक्सेसिबल नहीं है। नहीं, एक्सेसिबल के अलावा मैं आपको स्ट्रक्चरल बात बताना चाहता हूँ। MPA साहिबान जो हैं वो बराए रास्त मुकामी हुकूमत, जिले हुकूमत जो है उनकी जवाबदेह नहीं है। वो एक बाय डिजाइन लीगली तौर पर एक सिफारशी ताल्लुक है, यानी MPA जो है वो लेजिस्लेटर है, उसका कोई इख्तियार नहीं है DCO के ऊपर या DC के ऊपर या DPO के ऊपर बराए रास्त किसी कानूनी हवाले से। इसलिए वो बंद कमरे में पीछे टेलीफोनों पे, पर्चियों पे इस तरह की निज़ाम वो चल रहा होता है, सिफारशी निज़ाम जिसका हम कहते हैं, और जानबूझ के जो है ना उसमें आप कभी इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं इसका इंचार्ज कौन है और किसकी जिम्मेदारी है। तो वो एक मतलब एक अभाम में सारी चीज चल रही होती है और जाती ताल्लुकात इस तरह की चीजें वहां पर उस स्पेस में फिर वो ये उनको इस्तेमाल करने की आसानी होती है। जब जो मुकामी हुकूमत थी पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में बराह रास्त कानूनी ज़ाब्ते के तहत ना सिर्फ वो जवाबदेह थे जिनको वोट दे के उन्होंने बनाया पूरे उस इलाके में से, बल्कि उसके साथ साथ जो उनकी ACRs थी, परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट है, जो उनके फाइनेंसेस थे, टैक्सेस थे, सारी चीजें थी, ये सब के सब उनको जिम्मेदार थे, वाज़ेह एक ताल्लुक था और वो जवाबदेह भी उनको ठहरा सकते थे। सो कहने का मतलब ये है कि ये अब काफी साल हो गए हैं, सियासी जमातें ये कह रही हैं कि जनाब हमने दोनों निज़ामों में से ज़िया वाला और मुशर्रफ वाला इनमें से कोई बेहतर चीज निकालनी है। वक्त के साथ साथ ये साबित हो रहा है कि दर हकीकत वो खोखले नारे थे और नीयत में फुकदान है, जबकि इनको पता है। देखें अगर इसकी वजह क्या है, क्या ये दो निजामों के बीच में एक डायरेक्ट क्लैश है? अगर आप इसको स्ट्रांग करते हैं तो फिर जो लेजिस्लेटिव, जो सो कॉल्ड लेजिस्लेशन का काम करते हैं, लेकिन काम तो असल में उनका यही है ना जी, नीचे सिस्टम, पैसा, फंडिंग आगे पीछे, तो फिर जब पैसे पे कंट्रोल आ जाएगा तो सारा मसला फिर तो क्लैश बनेगा। अगर उनकी ज़हनी हैसियत नहीं है कि वो लेजिस्लेशन नहीं समझते, नहीं कर सकते, उनको ये मालूम ही नहीं है कि वो कौन से तौर तरीके हैं कि निज़ाम को
ढालना और निज़ाम से काम लेना उन पार्लिमानी तरीकों से और सिर्फ ये सिफारशी निज़ाम से करना चाहते हैं, तो फिर वो नाज़िम बन गलत साहब, आप मेयर बन जाए। आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। आज मैं जिस भी MNA MPA को मिलता हूं, किसी मिनिस्टर को भी, वो कहते हैं जी मेरा बुनियादी मसला है कि जी गांव देहात में जाएं, रोड्स बनवा दें, बिजली का खंबा लगवा दें, गैस का कनेक्शन, बुनियादी प्रॉब्लम है जो एडमिनिस्ट्रेशन के काम है। दूसरी बात लेजिस्लेटिव का, तो आई एम श्योर कि जी 60% लोगों को स्पेलिंग भी शायद ना आती है और समझ भी नहीं कि करना कि काम क्या है। आपने एग्जांपल दी बलोचिस्तान की, आप मुझे ये बताएं कि जनाब बलोचिस्तान के अंदर आपके इस वक्त जितने भी आपके सारी की सारी हुकूमत में मिनिस्टर्स हैं इस वक्त, सिवाय एक आध शख्सियत के जो ऑपोजिशन में होगा, और गवर्नेंस के का आलम आपके सामने, मैं कोई इसमें तारीफ नहीं करूंगा कि जो हालात आपके सामने और जितना पैसा और फंड दिया गया, डू यू थिंक कि वहां पर अगर मकामी हुकूमत का सिलसिला होता, ये सिलसिले ना होते और एक जो आज दूरी की, आजादगी की बातें की जा रही हैं, वहां पर जो प्रॉब्लम्स नजर आ रही है वो ना होती? देखें जी, डू बिलीव दैट? मैं बिल्कुल आई डू बिलीव दैट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि प्रोविंस के पास अकाउंटेबिलिटी का फंक्शन है। वो नाज़िम को निकाल भी सकते हैं, वो उसको चार्जशीट भी कर सकते हैं, वो उसके खिलाफ इंक्वायरी भी कर सकते हैं, वो जहां भी गलतकारी है वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन इनका मसला यह नहीं है कि उन्होंने उनकी करप्शन रोकनी है, अकाउंटेबल ठहराना है। इनका मसला यह है कि इन्होंने खुद करनी है। अगर वो सुबह जो है वो चाहे सफाई करना, वो बिल्कुल कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? सूबे के पास अकाउंटेबिलिटी का फंक्शन है, तमाम एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स, कॉन्ट्रैक्टिंग, प्रोक्योरमेंट, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, सारी चीजों का, ठीक है, और सुबह ही उनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो फिर वो अपने आप को तो अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा ना, वो तो कहेंगे जी सब अच्छा है, हम तो सही कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर दुनिया में यही तो फर्क है कि सबसे पहले तो सूबा जो है वो रिप्लेसमेंट कभी नहीं हो सकता लोकल गवर्नमेंट का। मसलन आपने काफी नाम लिए, हजारा सूबा, ये सदर्न पंजाब का सूबा, या सिंध के इशूज हैं, या बलोचिस्तान के हैं। आप छोड़े 4 सूबे और बनाने, आप 8 और बना लें, आप 20 बना दें, वो कभी भी म्युनिसिपल सर्विसेज का नेमुल बदल नहीं हो सकता। आप जितने मर्जी सूबे बना लें, हर जिले का सूबा बना दें, फिर भी आपको लोकल गवर्नमेंट चाहिए। तो अगर सूबे ना भी हो, एक फेडरल गवर्नमेंट हो और नीचे इंतजामी हो, मकामी जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो सिस्टम ठीक होंगे। फिर वही बात है ना, सूबे का फंक्शन है अकाउंटेबिलिटी, लेजिस्लेशन, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ओवरऑल चीजों को देखना, कोऑर्डिनेशन, लॉज बनाने, सारे ये प्रोविंशियल फंक्शन है। जो उसकी इंप्लीमेंटेशन है और जो म्युनिसिपल सर्विसेज है सारे, वो सब लोकल लेवल पे। और ये रहे ये रहे भी है लोकल लेवल पे। आपको जो हिस्ट्री की थोड़ी सी मैं बात बता दूं, ये सब गड़बड़ शुरू हुई है जब ये वेस्ट पाकिस्तान 1 यूनिट बना है। तो चारों सूबे जो पहले के थे उनको 1 यूनिट बना के वेस्ट पाकिस्तान करार दे दिया। तो जब बांग्लादेश टूट गया और वेस्ट पाकिस्तान को दोबारा इन्होंने 1970s में 4 सूबे बनाए, तो फिर वो सारे फंक्शन सेंट्रलाइज हो चुके थे। तो वो इनके हक में था, जो अशरिया थी उस वक्त की और ब्यूरोक्रेसी थी, तो उन्होंने कहा इसको तो ऐसे ही रहने दें, क्या फर्क पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी, रेल, रोड, सब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तक जो है ये सब लोकल फंक्शन थे। एजुकेशन जो है लोकल फंक्शन था। सो ये इस तरह ये गड़बड़ के तौर पर ये सारी चीजें, जब हम कहते हैं जी, जब भी हम सवाल करते हैं साहब के पाकिस्तान, लेकिन एक तरफ वो आते हैं जी, मेरी बात सुने, सबको पता है इस वक्त, सारी जमातों को पता है कि मुकामी हुकूमत होनी चाहिए, सब एग्री करते हैं, और उनको यह भी पता है कि एक अच्छी फाल हुकूमत होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने 18वीं तरमीम में वो डाला है सारा कुछ। तो अब ये फाल तो छोड़ें, जितने इन्होंने कानून पास किए वो सारे इख्तियारात इन्होंने वापस छीन लिए। कौन से? जो आइन में इन्होंने कहा कि इनके होंगे, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, यानी इंतजामी, मालियाती और सियासी इख्तियारात और जिम्मेदारियां जो आइन में गारंटीड है मुकामी हुकूमत की, वो सब की सब इन्होंने वापस छीन ली। मैं यही आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि ऐसे ही है कि अगर आप डॉक्टर हैं, सियासी जमात हैं, आपको पता है कि मुझे कलजे की प्रॉब्लम है, मेरे गुर्दे खराब हैं, आप मेरे आंखों का इलाज कर गए, यार ये गोलियां खा ले, आंखों की बड़ी अच्छी हैं, मतलब बदयांती है ना। पाकिस्तान के साथ बात है, किसके साथ? मेरे साथ तो नहीं है, सारी अवाम के साथ है, उनके इख्तियार। और इनको पता है, देखें मेरा क्या जोर चलता है कि इन्होंने 18वीं तरमीम में 140 से वही रखा जो हमने बनाया था, वही रखा ना जी, बल्कि मजीद गए कि इलेक्शन कमीशन को भी यही डाल दें, क्योंकि उनको पता था कि जो लोकल गवर्नमेंट लॉज में डाला हुआ था वो बात बुनियादी तौर पर सही थी, तो ये माने वो। तो फिर अब इतना वक्त गुजरने के बाद क्यों नहीं करवाया उन्होंने? देखिए, यूनियन काउंसिल लेवल पे, तहसील पे, हर आदमी MPA बनने की हैसियत नहीं रखता, MNA बनने की हैसियत नहीं रखता। तो आप दर हकीकत उनको नेट आप पाकिस्तान को बता रहे हैं कि आपकी आवाम की शमूलियत की जरूरत नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं सिर्फ, आपने कहा कि माजी में ऐसा हुआ, क्या मौजूदा हालात में जब सियासत पैसे के जोर पर जीती जाती है, सेनेटर्स को खरीदा जाता है, MNAs बलोचिस्तान में बैठ के बात करते हैं कि जी 15,000 विनिंग वोट है, 7,000 रुपए पर वोट होगा तो इतने पैसों में इलेक्शन हम जीत जाएंगे। बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीजें आपके सामने। बहुत सारे इख्तियारात सूबों को चले गए 18वीं अमेंडमेंट में जो हुआ। अब जो लोकल बॉडीज का चक्कर है, डू यू थिंक कि अगर कल को इंप्लीमेंट भी कर देते हैं, विल इट बी एबल टू फंक्शन पैरेलल विद द प्रोविजनल गवर्नमेंट? इट मस्ट एंड इट हैज बीन। देखें 2002 में प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आ गई थी, इलेक्शन हो गया था जी, लोकल गवर्नमेंट्स बनी थी 2001 में, 2002 से लेकर 2005 तक ये इकट्ठी चली,
2005 में एक प्रोसेस चला जिसमें एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म में कंसल्टेशंस हुई और कुछ अमेंडमेंट्स की गई। सर उसमें क्या वजह थी? उसके बाद 2005 में दोबारा इलेक्शन होता है और 2005 से लेकर 2009 तक दोबारा ये इकट्ठी चली है। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं, ये हो सकता है। और आप देखिए पहली मर्तबा पाकिस्तान में वो सेपरेशन होनी शुरू हो गई थी। यानी क्या कि जो लोग कुछ MNA थे जिनको पता था हमें लेजिस्लेशन नहीं आती, फॉरेन पॉलिसी का नाम कोको नहीं पता हमें, वो जाके जो उन्होंने करना था गलियां नाली बनानी थी वो नाज़िम बन गए। तो ये जो बेहतर लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वर्ल्ड व्यू रखते हैं, जो नेशनल फेडरल फंक्शंस होते हैं दुनिया में, उनका टाइम था राइज करने का, उनकी स्पेस बन रही थी। और जो सिर्फ ठेकेदारों के सर पे सियासत करनी थी और ये थानेदारों की तकर्रियां तबादलों से वो जाके जवाब दें आवाम को, जिसके लिए आप सर्विस डिलीवरी तबाह करें थे इस्लामाबाद बैठ के, वहां तो जाके जवाब देना, जरा जिम्मेदार ठहराए उनको। ये सारा फंक्शन हमने किया था। सो कहने का मतलब ये कि अभी भी वक्त है, ये बताएं ना जी इनका क्या विजन। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताना चाहता हूं इनका कोई विजन ही नहीं है। ना पीपल्स पार्टी ने कोई जामे निजाम बनाया, जो उन्होंने बना के राइज कर दिया, कहते हैं हम इसको चेंज कर रहे हैं। अभी तक नून लीग ने कोई जो है वहां पर राइज ही नहीं किया, तो वो खामोश है, उनका पता ही नहीं क्या बनना है। एक ड्राफ्ट बना हुआ है लेकिन उसमें कह रहे हैं हमें अमेंडमेंट्स करनी है। जो बलोचिस्तान और KPK ने नाफज कर दी है वो बिल्कुल 1979 ज़िया-उल-हक वाले हैं, जिनमें आइन के जो सारे ये नए तकाज़े देखें। 18वीं तरमीम में अवाम को क्या मिला? 18वीं तरमीम में फेडरल से प्रोविंशियल तो आ गई चीजें, उसके बाद ट्रिकल डाउन नहीं हुई ना। असल चीजें तो वो थी जब तक अवाम तक जाती, वो एम्पावर होते, हुकूमत का हिस्सा बनते, जवाबदेही होती। तो बगैर मकामी हुकूमत के आप समझते हैं इट इज इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जमहूरियत ही नहीं है जी। बुनियादी सीढ़ी जो है, सारी जो बुनियादी नर्सरी है जमहूरियत की, वो लोकल गवर्नमेंट है। एक मुझे चीज बताएं, अभी आप कहते हैं कि कोई भी मुल्क होता है ना, उसकी बुनियाद क्या होती है, उसकी मजबूती या उसकी हम जब एक स्ट्रेंथ देखते हैं, उसके दायरे हमारे इंस्टीट्यूशंस, अगर हम ऊपर से नीचे तक मैं आपको नाम गिनवाना शुरू, जो सुबह हो जाएगी आपके सामने, उनके हालात भी आपके सामने। आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इसमें एक एब्सोल्यूट केओस है, क्योंकि इदारों के हालात आपके सामने, रेलवे, PI, आप यू नेम इट। उस दिन आपके मिनिस्टर डिफेंस जो थे, जो अब रेलवे के वजीर है, वो कह चुके हैं जनाब PIA का कुछ नहीं हो सकता, इतनी करप्शन। मतलब मिनिस्टर हिमसेल्फ इज एडमिटिंग कि इसका कुछ नहीं हो सकता। रेलवे के बिलोर साहब ने आपके सामने उनके स्टेटमेंट्स वो कहते हैं बंद बस आज के। ये दो आपके बड़े बड़े इदारे हैं, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बाकी आप ऑयल एंड गैस को छोड़ दें या दीगर साइड्स पे चले जाए। आप समझते हैं कि ये अब ये इदारों का, इसका मतलब ये नहीं कि मकामी हुकूमत का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फेलियर है एक बहुत बड़ा। इसमें जी देखें ये बात, इसका दोस्तों साहब वो तो और चीज होगी। मैं अर्ज करता हूँ ये बात है सारी इंसेंटिव्स की। एक मौका था पाकिस्तान की तारीख में जब ये चीजें प्राइवेटाइज हो जानी चाहिए थी, ठीक है। उस वक्त ये कुछ ऐसा टोला था जमकाट यहाँ पर, जिन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी की पाकिस्तान का, जब इनके पास मौका था मामलात को दुरुस्त करने का, उन्होंने सत्यानाश किया। और मैं वो वाहिद आवाज थी कैबिनेट की जो बार बार इस बात पे इसरार करता था। अभी भी मैं उसी बात पे खड़ा नहीं कि इन्होंने क्यों नहीं किया। देखिए जो स्टील मिल थी, जो आपकी, लेकिन सर उसमें शिफाफ तरीका नहीं था ना। फिर आप आरिफ हबीब ग्रुप जो उठा रहा था, मैं कहता हूँ यही तो बात थी ना। नहीं, यही तो बात थी कि जिस वक्त ये प्राइवेटाइज होनी थी उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं हम इनको चलाएंगे और जब ये प्रॉफिटेबल होंगी फिर हमें बहुत पैसे मिलेंगे। वो रात की बात की, जिन्होंने जो कुछ उसमें से निकालना था निचोड़ लिया। अब हम फिर उसी फंदे के साथ बैठे हैं जो जब इंटरवेंशन आई थी उसी डगर पे हम वापस आ गए। सो कहने का मतलब ये नहीं है 18-20 अरब में स्टील को दे देना, ये बात कोई नहीं है कि सॉल्यूशंस नहीं, सॉल्यूशंस बिल्कुल हैं, बिल्कुल सॉल्यूशंस हैं। और वो सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए आपको कन्विक्शन होनी चाहिए, आपकी स्टडी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ये हम काम नहीं करते। मैं आना चाहता हूँ, आपने जो बात पूछी कि अवाम किधर जाए, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अवाम जो है इस वक्त वो महंगाई और बेरोजगारी से शिकस्त और रेख्त हो चुकी है। ये जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ये जो ट्रेनों के ऊपर अपना पूरा खानदान उसके सामने बांध के लटा के मार रहे हैं, ये जो दरिया में छलांगे मार रहे हैं, नहरों में छलांगे मार रहे हैं, माँ और बच्चे समेत सारे जो हैं, ये साइकोलॉजिकल केस बन चुके हैं, ये डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं। क्योंकि हैंड टू माउथ तो एक चीज थी, इन्होंने अपने एहसासे भी गिरवी कर दी है और अपने बच्चों का मुंह देख के खाली वो क्या करें, किधर जाएं। तो उनके लिए यही ऑप्शन है, यहाँ पर सामने आके लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। और अफसोस से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि हमारी इंतजामिया भी बहुत बुरा रोल अदा कर रही है। इंतजामिया को पता है कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी के साथ जुड़वा है, ये स्टेट बैंक की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के साथ ये दो चीजें जुड़वा है, महंगाई और बेरोजगारी। सर वो कोई एबीसी आप इकोनॉमिक्स सर के जिस मुल्क में 45-46 मैं तो कहूंगा 50% आपकी फ्रूट बास्केट का आपका इन्फ्लेशन का चक्कर हो और डिमांड और सप्लाई का इसमें बेसिक प्रॉब्लम हो, वहां पर क्या स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी टाइट करें या उसको लूज करें, उसका फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा जी। फर्क किस लेवल पर आएगा? सर आपका इन्वेस्टर है नहीं, बाहर जा रहा है, मैं करना चाहता हूं आपके सामने आपके हालात देखे ना। आपने पिछले 10 सालों में, 10 से 12 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। जो इस वक्त स्टेट बैंक की फिगर्स है, मैं दावे से आपको कहता हूं ये अकाउंटिंग जगलरी है,
इन्होंने जो दिखाया कि क्रेडिट जा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो नेट नेगेटिव था। उस जमाने में जब आपका क्रेडिट बूम था, आपने सारा वो पैसा शहरों में डाल दिया। जाहिर बात है, जहां पैदावार थी उन चीजों की, जैसे खाने पीने की अशिया है, बाकी चीजें हैं, जब वहां पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं गई और आपकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, प्राइसेस ऊपर जाएंगी। इंतजामिया ने हमारे साथ एक बहुत बड़ा फेल खेला। उन्होंने कहा जी एग्जीक्यूटिव प्राइस मैजिस्ट्रेट नहीं है, एग्जीक्यूटिव जज नहीं है, वो होते तो हमने छापे मार के और जो है डंडे मार के कर लें। 2006 से लेके आज तक 2012 है, 6 साल हो गए हैं। तो आप मुझे बताएं कहीं महंगाई कंट्रोल हुई है? जो इस्लामाबाद का शहर है, यहाँ पर तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट खत्म हुए ही नहीं थे। प्राइस का कॉन्सेप्ट ही नहीं ना कि हु इज द पर्सन और व्हाट इज द डिपार्टमेंट जो के डिटरमाइन करेगा कि दूध की क्या कीमत है। यही तो हमने आंखों में अवाम के धूल फेंकी हुई है। वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फंक्शंस पढ़ें, उनमें इन्फ्लेशन को वॉच करना सबसे बड़ा उनका फंक्शन। सर वो तो क्या कुछ आपके सामने बोलते हैं, अमल करते हैं। वो कहते हैं भाई हमसे अभी सर्कुलर डेट जहां पर पहुंच गया, ये जो पैसा लेते हैं, जो बोरोइंग हो रही है स्टेट बैंक से, इज दैट देखिए मेरी अर्ज सुन लें, ये जितनी भी हमारी अशरफिया है ना इस वक्त सियासी, ये सब कारोबारी बन चुके हैं। शुगर मिलों के ये मालिक हैं, फर्टिलाइजर मिलों के ये मालिक हैं, ये मुख्तलिफ हर तमाम चीजें आप जो कंट्रोल योर पॉलिसी, वो तो वही पॉलिसी देंगे ना जो उनको फेवर करती है। आप समझे इस बात को, ये सब क्रेडिट के जरिए अरबों रुपए के इन्होंने कर्ज लिए हुए हैं। तो क्या ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, तो इन्होंने तो फेडरल गवर्नमेंट को भी उसी में डुबा दिया है कि कल को अगर 1% ऑफ इंटरेस्ट रेट रेज करना चाहे तो 28 बिलियन का फर्क जो है गवर्नमेंट एक्सचेकर पे आएगा। तो वो हो ही ना सके, क्योंकि अगर इनकी इंटरेस्ट रेट आप बढ़ाएंगे, इनके मुनाफे में कम होता है। इंटरेस्ट रेट आप कम करेंगे तो महंगाई होगी, क्योंकि आप नोट छाप के पैसा सस्ता किया हुआ है हमारे में। सो दिस इज द प्रॉब्लम। नाउ जब ये IMF के पास जाते हैं, वो कहते हैं वेरी गुड, आप आइए बिस्मिल्लाह, ये आपको करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डाइट पे हम आपको लगा रहे हैं, आपकी फिजिकल रेवेन्यू स्पेस जो है उसको ठीक करें, फिजिकल डेफिसिट को ठीक करें, ये GDP फिगर्स को ठीक करें। वो आके देखते हैं कि आपने जो पॉवर्टी फिगर्स हैं, एम्प्लॉयमेंट फिगर्स हैं, ये सब आपने घसड़ मसड़ किए हुए हैं, ये सब सीधे करें, अलहदा बॉडीज बनाएं, उनको ऑटोनोमस करें। ये फिर कहते हैं जी हमने IMF का जाना है, और उस वक्त कामयाबी गुनवाते हैं। तो ये ना जाना भी कामयाबी, जाना मजबूरी। ऐसे ये काम नहीं चलना, ये बिल्कुल एंड हो चुके हैं। यू थिंक हफीज शेख साहब जो कि बड़ी हुकूमतों में रहे हैं वजीर खजाना की हैसियत से, बड़े कॉम्पिटेंट बंदे जाने जाते हैं दुनिया के हवाले से, इज ही गुड इनफ फॉर पाकिस्तानी सिस्टम? देखें जी, कोई भी जो फाइनेंस का मैनेजर जो है ना जी, उसके सामने एक बहुत बड़ा क्लिफ हैंगर है, वो है पॉलिटिकल विल। वो पॉलिटिकल विल कंट्रोल नहीं करते हैं। या तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो इस नारे पे बने कि उनके पास एक इकोनॉमिक पॉलिसी, ऐसे होता था। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है बजाते खुद एक इकोनॉमिक पॉलिसी की बुनियाद पर बनी है। अगर आप 70s की जुल्फिकार अली भुट्टो की स्पीच सारी करें, वो सारी ये बात करें, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस हुकूमत के दौरान कभी हम देखते हैं कि इसहाक डार साहब मिनिस्टर फॉर फाइनेंस हैं, कभी हम देखते हैं कि शौकत तरीन साहब हैं, कभी हम देखते हैं कि स्टेट बैंक का गवर्नर को बदल रहा है, कुछ 6 महीने है ही नहीं है, इस तरह की सूरत हाल है। तो इसमें अगर एक बहुत अच्छा एडवाइस देने वाला हो कि सही सिमत में आपको बता दे, जैसे हफीज शेख साहब हैं, और दूसरी साइड पर उसको सुनने वाला कोई ना हो, वो पत्थर पेट पे बांधने के लिए कोई तैयार कोई ना हो, कोई सही फैसला करने वाला कोई ना, तो आप मुझे बताएं फिर वो क्या करें? ये जो फैसले किए जाते हैं, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, बड़ी अच्छी होती हैं जी, लेकिन जब उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है नीचे, तो आप मुझे ये बताएं कि उसका हमें कुछ भी नजर नहीं आता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं फिर बलोचिस्तान की एग्जांपल दूंगा। इतना एक खातून MPS से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा जी आपको कितने पैसे मिले? शी से 32 करोड़ रुपया, 32 करोड़ रुपया। मैंने किधर गया? तो शी स्टार्टेड लाफिंग। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात बता, मुझे आप ये बताएं कि ये जब एटीट्यूड होगा तो होगा क्या फिर? बिल्कुल ये है जी। और आपको मैं सिर्फ एक नहीं, पूरे क्रॉस द बोर्ड। तो ये रेट सेट है ना जी, यही तो बात ये बताते नहीं। आप कहते हैं जी हमारे यहाँ सूबे में बिल्कुल कोई करप्शन नहीं है जी, KPK में हर बंदा मानता है बलोचिस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन है। सब जो है वो पैसे ले रहे हैं, ये इनके रेट सेट हैं। आप छोड़े पैसे ले रहे हैं, ये गुजारा नहीं उनके बगैर। आपको पता है कि जो ओवरसीयर है उसका रेट 1-2% तय है, जो DC ऑफिस है उसका रेट तय है, जो ओवरसीयर है उसका रेट तय है, जो सुपरिटेंडेंट एक्सीएन है, इन सारों के रेट तय है, ठेकेदार का अलग रेट तय है, MNMP का अलग रेट तय है। नहीं हुए कि जब नाजमीन थे उससे पहले तय इनको विरासत में मिले हैं। वो ये कौन ठीक करेगा करप्शन जी? अब इतना माशरा करप्ट हो जाए ये जी, फिर हम लोग किसी ने पूछा जनाब कि क्या, फिर एक इलाजी जो फौज आ जाए और लटका दे इन सब खम्भों के ऊपर एक बंदा, गेल आ जाए, वो भी अफसोस से नहीं लटका। कुछ लोग कहते हैं जी फौजों को लटका दे, वो भी आगे नरम हो जाती है फिर, तो अफसोस से मुझे कहना पड़ता है। लेकिन बुनियादी तौर पर मैं आपको बताऊं, अगर आपने सवाल पूछ ही रही है, अगेन हर एक समझता है कि कोई झटपट सोल्यूशन हो जी, कोई जाके कोई दुआ को दम दरूद करा लिए, कोई इस तरह का कड़ा बना दे, कोई पूड़ी खिला दे, ऐसे नहीं होता। ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, ठीक है। इसमें आपको हिस्ट्री में जाना पड़ता है, आपकी लर्निंग नॉलेज होनी चाहिए। जो इंसेंटिव्स हैं ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, पुलिस में, प्रोसिक्यूशन में, जेल खाना जात में, और आपकी जो अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑडिट एंड अकाउंट्स हैं,
आपका जो ओम्बड्समैन है, आपकी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है, आपका जो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन है, FIA है, NAB है, मतलब मैं गिनवाता जाता हूँ आपको। गवर्नेंस इंस्पेक्शन कमीशन क्या क्या नहीं हो रहा, ये भी चले मैं कोर्स करता हूँ। आपकी जुडिशरी में उसमें गड़बड़ी नहीं है, एग्जीक्यूटिव में, पार्लियामेंट में, मीडिया में, एक मतलब आप क्या क्या खोले। मैं आपको यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ, इनमें परवर्स इंसेंटिव्स हैं। वो परवर्स इंसेंटिव्स पाकिस्तान की आजादी के बाद नहीं आए, ये 1914 से पनपने लगे। मैं अभी हवाई गया हुआ था, वहाँ इंटरनेशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क की पूरी दुनिया की मीटिंग थी और मैंने उनको एक पेपर प्रेजेंट किया जिसमें जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स हैं उसमें आज़ादी से पहले जो उनको मसले मसाइल आपका क्या ख्याल है, ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स 1947 के बाद बने? बहुत पहले के, बहुत पहले। क्यों बने? FIA जो खुद है, ये जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट पहले कहलाती थी, FIA बनने से ये बनी थी क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में फौज में बहुत करप्शन आ गई थी। तो पुलिस जो है फौज के ऊपर चेक रखने के लिए बरतानवी राज के दौरान जब गोरे थे, सो कॉल्ड साफ शफाफ सबको मेरिट रखने वाला सारा कुछ होता है, उसमें भी प्रॉब्लम। तो ये बीमारियां जो है इनको समझने के लिए आपको तालीम चाहिए, आपको हिस्ट्री चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, आपको वो डिग्री आप कहते हैं जी डिग्री होती है पावे जाली होवे। आई मीन जब इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो जाए सीनियर लेवल्स पे तो फिर पीछे मुल्क का सत्यानाश नहीं होना तो क्या होना, आप खुद सोचिएगा ना। सो कहने का मतलब ये बात अवाम को पहली मर्तबा इस दफा शायद ये बावर होगी क्योंकि पाकिस्तान में कभी स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ पावर नहीं हुआ, यानी एक इलेक्शन के जरिए दूसरी हुकूमत को ताकत नहीं दी गई। आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया गया जनाब के इलेक्शन, अगर हार गए तो रिगिंग हुई, जीत गए तो जनाब नहीं। ये पहली मर्तबा है कि मसलन पहले तो रजीम थी ना, जब इवन अगर आप 2005 के इलेक्शन को गिने या 2008 को इलेक्शन को गिने तो वो तो आप सबको पता है नाम है क्या हुआ था उसमें, तो वो बराए नाम तो बड़ा ऑनेस्ट था लेकिन अभी तक उसके केस चल रहे हैं जो खत्म नहीं हुए क्योंकि सारों को पता उसमें क्या हुआ है, तो मुंह पे कालक मलने वाली बात है। तो इस दफा जो है ये जो चेंजेस आई हैं कि जुडिशरी ने कहा है कि हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करेंगे, इलेक्शन कमीशन अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाए, फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब आए हैं, एक शायद फिजा बन रही है कि जिसमें नए वोटर लिस्ट हैं, ये सारी चीजें अगर इकट्ठी सिम्त में चलें तो हो सकता है। सर आज का इलेक्शन हो रहा था अपना गिलानी साहब के साहबजादे का, वहां पर बोसन साहब के साथ आधे जगहों पे झगड़ा, कईयों के वोटें नहीं थे, लोग अपने शनाख्ती कार्ड जला रहे थे, कईयों पे औरतों के वो वोटें देख देख के डाल रहे हैं, मतलब ये तो, और ये एक इलेक्शन है। डू यू थिंक कि हमारा जो अगर जब भी इलेक्शन होता है, नो डाउट इज वन ऑफ द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन आई हैव एवर कम अक्रॉस, एज है 86 साल की, माशाल्लाह सेहत ठीक है, उनके अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू कंडक्ट, और इस गंदे सिस्टम में, इस गंद में से वो निकाल सकेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं जी, 1993 का इलेक्शन मैंने लड़ा, 1997 का मैंने इलेक्शन लड़ा, कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि कोई कहे कि वो इलेक्शन रिग था। पोलिंग स्टेशन पे इंजीनियरिंग हुई होगी, किसी को निकाला, किसी को डाला, किसी पे केस डाले, किसी को कुछ का, किसी को कुछ का, जी आप बहाल हो रहे हैं, उनको नहीं किया। एजेंसियां सपोर्ट करती हैं। नहीं, मैं पोलिंग स्टेशन की बात, वो जो आप फुटेज की अभी बात बता रहे हैं, पोलिंग स्टेशन पे हो रहा है ना किसी की, तो वो कहां थी सारी, जब आर्मी ने इलेक्शन करवाए थे 93 और 97 वाले, अगर फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब फुल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी पाकिस्तान की इंप्लीमेंट करने के लिए लगाएं, चाहे वो रेंजर हो, चाहे फौज हो, चाहे वो उनकी कमांड पे हो कि आपने किस तरह से चलाना है और उनका प्रॉपर उनका सिस्टम हो, सवाल ही नहीं पैदा होता। लगा हुआ, उधर जुलूस निकल रहा है, झगड़े हो रहे हैं। आप मेरी बात नहीं समझ, कहां थी नहीं थी, वही बात है ना कि, और आप ही इलेक्शन, आप मुझे बताएं कि जो 93 और 97 का इलेक्शन था वो बांग्लादेश में हुए थे, इसी मुल्क में हुए थे ना, मैंने लड़े थे खुद, मैंने आजाद लड़े थे, एक किसी का बाल नहीं आगे। दो बातें पोस्ट आप रिकॉर्ड निकाल के देखिए, 3911 जब 2008 आ गया ना, जब 2008 में, जब 2008 में नियत का फुकदान था, जब 2002 में नियत का फुकदान था, आपने देखा क्या ब्लड शेड हुआ इलेक्शंस में, वही परवेज मुशर्रफ थे और हम पीट के मर गए कि जी ये सारों को पता है कि जब आप चाहते हैं तो हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते, और वही बात निकली कि जी माहौल लग रहा है आपको अभी इलेक्शन का अगले 6-7-8 महीने में कोई माहौल है इलेक्शंस का? या अगर देखें जी इस मुल्क में कुछ भी है तो अगर कोई भी किसी का, जंगल का भी कानून है तो फिर कोई ना कोई ट्रांजिशन तो आनी चाहिए। मैं इस बात के मैं यकीन रखता हूँ कि चाहे मुकामी हुकूमत हो, चाहे प्रोविंशियल हुकूमत हो, चाहे मरकजी हुकूमत हो, अवाम की राय होनी चाहिए, और जो उस राय को मुस्तरद करता है जैसे इन्होंने अभी किया हुआ मुकामी हुकूमतों को, तो फिर जरूरत नहीं है इनकी। वन मैन वन वोट, ये कॉन्सेप्ट इस लिटरेसी रेट के साथ सही है? बिल्कुल है। आप समझते हैं कि होना चाहिए? बिल्कुल है। इनको आपको पता ही नहीं है, जो देहाती है वो कितनी बात को समझता है, उसको सारा पता है, लेकिन उसके भी इंसेंटिव ट्रकों में, लॉरियों में, ट्रैक्टरों में, पीछे ट्रॉलियों में डाल करके बंदों को ले जाके वोटें डलवा दी जाती हैं। ये वोट और एक पढ़ी लिखी वोट सोच समझ के साथ एट पार है दोनों? बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है जी शहरों का देहातों के ऊपर। अब तो मीडिया आजाद हो गया, पहले ये कंस्ट्रेंट था। बहुत ज्यादा माइलस्टोन्स क्रॉस किए पाकिस्तान ने, और बिल आखिर हमने हर किस्म का तजर्बा करके देखा है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन एक ऐसा सोल्यूशन है जो कि अगर हमें आदत पड़ जाए इस चीज की
तो पाकिस्तान रफ्ता रफ्ता काफी मामला ठीक हो सकता है, डाल सारे साहब, डाल नहीं, साहब। क्योंकि आपको विजन और लीडरशिप भी चाहिए। मतलब चीज़ वो चाहिए जी, आपको टॉप लेवल पर होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि आप समझते हैं कि अभी मंटर साहब ने, कैमरून मंटर, द फॉर्मर यूएस एम्बेसडर इन पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान इज गोइंग टू सरप्राइज इलेक्शंस में। बड़े बंदे से बड़ी खबर आ रही है, मतलब, और अमेरिका की तरफ से खबर आ रही हो, क्या मतलब हुआ इस बात का? मैंने भी सुना है जी, कोई 30 सीटों की बात करता है, कोई 40 सीटों की बात करता है, कोई कहता है जी वो सारी ले जानी है। तो मेरा तो एक बड़ा सादा सा सवाल है, मैं बड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, आई बिलीव इन फैक्ट्स। तो 272 हल्के हैं, तो अननोन कमोडिटी तो नहीं है ना जी। तो NA1 से लेकर 272 तक शुरू हो जाते हैं और बताते जाएं कौन सी में क्या होना है, हमें भी समझ आ जाएगी। सो मैं नहीं कह रहा कि उन्होंने एक स्पेस क्रिएट नहीं की है, बिल्कुल की है। मैं नहीं कह रहा कि उनके पास कोई नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ठीक है ना। अब आप मुझे कोई कह दे कि अवैस खान लगारी साहब जो है वो अपना इलेक्शन हारेंगे, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं आप कहेंगे जीत जाएंगे, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। So there are a lot of ifs and buts. बिल्कुल है, बिल्कुल है। दूसरी सर, एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि शायद इलेक्शन ना हो, क्योंकि हालात इतने बुरे हो गए, और फौज में भी शायद कुछ हल्के जो है वो बहुत सी चीज़ों को पसंद नहीं करे, नेटो के हवाले से, मेमो गेट के हवाले से, और फौज का अमल दखल तो रहा है और हमेशा रहा है, आप जानते हैं इस चीज़ को। डू यू थिंक इज देयर एनी प्रोबेबिलिटी के इलेक्शन ना भी हो? मेरे ज़ाती ख्याल में जी, पाकिस्तान में जो ट्रिगर की है ना चीज़ें, जो थ्रेशोल्ड ब्रेकिंग थी, वो बैंकरप्सी थी। अगर आप माजी की इंटरवेंशंस को देखें, चाहे वो मार्शल लॉ की शक्ल में हो या वो 90 दिन में इलेक्शन करवाने की हो, मसलन ये जो बारियां लगाने वाली सियासत का दौर था 90s का, इसमें हमने देखा कि जब भी इंटरवेंशन हुई है और किसी ने कहा कि आप इस्तीफे पे दस्तखत करें, किसी ने कहा कि जनाब आपके खिलाफ केसेस हैं, जो भी कुछ हुआ, उसमें वो उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज की किटी बंद हो गई थी। आपको याद होगा फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट फ्रीज हो गए थे। उससे पहले हमने $100 मिलियन दुबई और चीन से जाके $500 मिलियन लिए थे, वो भी सिर्फ अपने फॉरेन अकाउंट में रखने के लिए लगारी साहब लेके आए थे, अगर आपको याद हो। वो भी हमने खर्च दिए सिर्फ दिखावे के लिए कि जी हमारे पास है, ताकि हमारी रेटिंग खराब ना हो, कल को में कहीं से पैसे मिल जाए। सो ये ट्रिगर्स थे। पैसा है, लेट्स बी वेरी क्लियर। कहाँ है जी पैसा? कहते हैं जनाब बड़े 16-17 अरब डॉलर इनके पास पड़ा है, 11-12 बिलियन डॉलर्स की तो आपकी फॉरेन अपना रेमिटेंसेस। अगर आप उसकी ब्रेकडाउन देखें तो वो हुकूमत का पैसा नहीं है, उसमें बहुत सारा पैसा जो है आपको ऑलमोस्ट 8 बिलियन तो IMF की अभी तो खैर अभी आपने देना पड़ेगा, तो आपको तबीयत और 6-8 आपका जो है आपकी पेमेंट्स हैं जो आपने फॉरेन अपने कंपनीज को देनी है, ऑयल कंपनीज हैं, और किस्म की पेमेंट्स हैं जो आपने करनी है। सो ये ना आप कहें कि बहुत रोजी पिक्चर है, ठीक है, खाली नहीं है, वो भी मैं मानता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि आपका बड़ा कोई अफलातून सूरत हाल। अगर होती तो ये ना की लकीरें ना निकलती कि 1.2 CHF का मिल रहा है, कि 600 मिलियन मिल रहा है, कि कितना मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है सारा कुछ जो है। सो देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज नॉट अ स्टेबल सिचुएशन। तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट स्टेबल, और हमारी काफी सारी बट दे हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टेबलाइज। हमारे लोकल बैंक्स के बारे में भी बात हुई है कि उनकी रेटिंग्स को नीचे सारे को डाउनग्रेड कर दिया, क्योंकि सारा पैसा गवर्नमेंट ले जा रही है। ठीक है जी, सो गवर्नमेंट बोरिंग, वो तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, सर्कुलर डेट आपके सामने। So here it is then, let the government then fix their ways. They have to do that, otherwise expect the worst. 5.25 साल में नहीं हुआ तो अगले 3-4-5 माह में कैसे होगा जनाब? मेरे ख्याल में जो जिन्होंने करना है और या नहीं करना, ये उनसे पूछें आप। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि अगर ना हुआ तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये इकोनॉमी बैठ चुकी है, इन्फ्लेशन आपकी हाइपर इन्फ्लेशन में चल रही है, बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट आपकी अभी सर मैं आपको मैं फिगर्स पे बात करता हूं। आपकी डबल डिजिट इन्फ्लेशन 9.3 इन्होंने बोला, मैं नहीं मानता ज्यादा होगा। ये सारा मैंने पूरा बजट का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ा है। आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, आपका एग्रीकल्चर, आपकी टैक्स, आपका ग्रे एरिया को समझ लिया। एक अगर हम फिगर पे चले जाएं, एक डिजिट के ऊपर चले जाएं, तो जब आप बोलते हैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, उन डिजिट्स को अगर मैं देखूं और मौजूदा लॉ एंड ऑर्डर इन सारी सूरत हाल के ऊपर उसको इंप्लीमेंट करूं पाकिस्तान पे, तो मुझे लगता है बेड़ा गर्क हो चुका है। ये फिर लोग कहेंगे कि मैं कामरान खान साहब वाली बातें कर रहा हूं और पाकिस्तान की इगली पिक्चर पेश कर रहा हूं, लेकिन दीज आर द फैक्ट्स एक्चुअली। ये बिल्कुल है जी फैक्ट। और तो और आप छोड़ें, गवर्नमेंट खुद ये बयान कर रही है। देखिए, आप स्टेट बैंक की क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़ लें, उनमें कोई मीन मेख नहीं है। वो साफ कह रही है, कह चुके हैं कि ये मत कीजिएगा, किया जा रहा है, कीजिएगा कि नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पट्टा बैठ चुका है, वो ये कह रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आप हाई रिस्क रेड लाइन पे चल रहे हैं, टाइट वायर रोप एक्ट आप कर रहे हैं, किसी वक्त भी जो है ना ये पूरी की पूरी चीज एक्सप्लोड कर सकती है आपके हाथों में। ये लिखा हुआ है क्वार्टरली रिपोर्टों में। यहां तक कि क्वार्टरली रिपोर्टें जो हैं वो अब मैन्युफैक्चर्ड आपकी आने लग पड़ी हैं। अगर आप पहले लास्ट ईयर की क्वार्टरली रिपोर्टें पढ़ें और इस साल की अभी की लास्ट, अब छोड़ भेजा जा रहा है, फिर आप ना सिर्फ उसके सफे खाली होते जा रहे हैं, उसका फॉर्मेट ही सारा बदल दिया कि बताने कुछ ना पड़े, एनेक्सेस में सब कुछ डाल दिया जिसका कोई सर पैर ही नहीं है, और आम बंदे को तो समझ वैसे नहीं आती। तो मैं आपको ये कह रहा हूं, तो यही इनके समझाने की बात है ना। आपका क्या ख्याल है, दूसरी सियासी जमातों में लोग नहीं है जो उसको समझते हैं? बिल्कुल है, लेकिन फिर हल क्या है, शरह सूद बढ़ाएं, उनके भी सारे लोन हैं, वो खामोश बैठे हैं।
तो फिर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा, स्टेट बैंक शुड बी। आप ये देखिएगा कि डेट लिमिटेशन एक्ट है, ठीक है, उसकी टोटली की डेट लिमिटेशन एक्ट की वायलेशन इस वक्त जारी हो सारी है। यहां तक वायलेशन जारी है कि पिछले 4 साल से स्टेट बैंक रिपोर्ट कर रहा है कि हम वायलेशन में। इसका मतलब है कि आप कानून को की तजावज करके, ऑपोजिशन सोई हुई है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पार्लियामेंट में एक सवाल उठाया और उन्होंने कहा जी हम वो देते हैं नोटिस आपको, कॉल अटेंशन नोटिस, ऑपोजिशन ने। और जब उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल से डेट एक्ट पढ़ लें, इन्होंने उसी वक्त मान लिया कि जी बिल्कुल ठीक है। दे डोंट वांट टू ब्रिंग दैट इशू अप बिकॉज दे विल आल्सो सफर। इनके भी अरबों खरबों के लोन है। आप मुझे बताएं कि ये जो अभी इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट तो खैर वो तो बिजली होगी तो कोई फैक्ट्री चलेगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट है वो भी आपकी कम हो जानी है। अभी कहा जी 2 महीने के लिए पंजाब में सनतों को गैस की फराहमी बंद कर दी जाएगी, उसका भी एक इफेक्ट आएगा। मतलब मल्टीपल एंगल्स पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स, आप लोगों से हम सबको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? अर्ली इलेक्शंस, नई गवर्नमेंट, मौजूदा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, नए गवर्नर्स, क्या इसका सोल्यूशन ये है जी कि ये अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी इनको देनी पड़ेगी। ये जो सारे खामोश बैठे हुए हैं ना, देखें अगर आप मैनिफेस्टो पढ़ें, वहां पर जो इकोनॉमिक पॉलिसी का सेक्शन है वहां बड़ी बड़ी बातें, एम्प्लॉयमेंट इतनी कर देंगे, फलाना इतना कर देंगे। मैं ये नहीं कहता नहीं, आप हमें मॉनेटरी पॉलिसी बताएं कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे, आपको साफ पता चल जाएगा कि कहां से बोल रहे हैं। सिर्फ जस्ट वन इंडिकेटर, जस्ट वन, एनी वन ऑफ देम। इवन इफ इस जैसे आप कह रहे हैं, जो आपको मंटर साहब ने खबर दी, शायद उनकी जमात है, पता नहीं किसकी है, बहरहाल कि वो सूरत हाल को चल रही है, उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाजों में याद किया, उनके पूछने की आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। तो वहां पर जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे पता है कि वो अरबों खरबों रुपए के उन्होंने लोन लिए हुए हैं, तो क्या वो करने देंगे ये चीज अमेरिका में? तो नहीं जी, यहाँ पर तो ये एक अशरफिया बन चुकी है पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर। तो ये गरीब की पॉलिसी बनाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि इनके अपने इंटरेस्ट से वो क्लैश करता है। We'll just take a short break here जी, ब्रेक लेते हैं और वापस आ रहे हैं। ऐसे क्या बुनियादी चीजें सीधा आप इमीडिएट स्टेप्स लेंगे टू गेट आउट ऑफ दिस एंटायर chaos? इसमें जी मैं तो कहूंगा इकोनॉमी 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 इकोनॉमी, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। ये तमाम दुनिया में है। आप देखें ईयू में क्या कुछ नहीं है, इकोनॉमी उनकी बैठी है, भट्टा बैठ गया। अमेरिका में ये सब प्राइम डेट मार्केट का क्रैश हुआ था, पूरी इकोनॉमी उनकी बैठ गई, उनके बैंक्स बैठ गए, सब कुछ। इट्स द इकोनॉमी। नो पॉलिटिकल पार्टी कैन एग्जिस्ट नाउ विदाउट हैविंग अ क्लियर इकोनॉमिक रोड मैप कि आपने करना क्या है। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ देम हैव वन, नन ऑफ देम हैव वन। और ये अवाम को बताने के लिए तैयार नहीं है। ये झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाएंगे कि जी हमारा टैक्स फ्री बजट है, बजाय कि ये कहें कि मुल्क इस डगर पे पहुंच गया भाईजान कि अब हम सब ने कुर्बानी देनी है और हमें ये लेके आगे चलना पड़ेगा और इसको हम शफाफ बनाने वाले। देखें जिस चीज पे पाकिस्तान ने फोकस किया ना, वो आप कर लेते हैं। जो आपकी तमाम स्टेट पावर है, जो आपकी तमाम ब्रेन्स हैं, जो आपकी तमाम एकेडमिया है, जो आपकी जब आप चाहते हैं तो आपने एक न्यूक्लियर पावर बन गया, आप मिसाइल बना लिए, आप जहाज बना लेते हैं, आप हो जाता है। ठीक है, सो आपको इस चीज पे फोकस करना है, ठीक है, और आपने इकोनॉमी ठीक करनी है। आपकी इकोनॉमी ठीक होगी तो उसमें से वो सरचश्मा है जिसमें से बाकी सारी चीजें होनी है। क्या चीजें होनी है? महंगाई और बेरोजगारी सबसे पहले। और मैं समझता हूं कि इकोनॉमी जो है वो उस वक्त तक सही अपना जोर नहीं पकड़ सकती जब तक आप मुकामी एम्पावरमेंट नहीं करेंगे। देखें चीन को देखें, वहां जमहूरियत बराए नाम एक वन पार्टी स्टेट है सारी। अगर आप उनकी विलेज में जाएं, वहां आपको क्या पता चलेगा? इनकी विलेज काउंसिल है। विलेज काउंसिल से आप गुफ्तगू करें। विलेज काउंसिल आपको पता है क्या करेगी? सबसे पहले 5 ईयर प्लान दिखाएगी अपने गांव का। कितने बड़ा मुल्क है वो, और उसमें वो लिखा होगा उन्होंने कि हम अपने बच्चों को ये तरबियत दे रहे हैं क्योंकि आने वाली इंडस्ट्रीज ये हैं, और अगर हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स तैयार कर लें तो ज्यादा इम्कानात है कि वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो तैयार हुए हैं, मतलब उनका पूरा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है, तो वो ये लगे। इसी तरह से पाकिस्तान में आपको ये पॉकेट्स बनाने पड़ेंगे, लोकली एम्पावर करना पड़ेगा। जब तक अवाम शामिल नहीं होगी हुकूमत के साथ। वन विलेज वन प्रोजेक्ट का एक आप आगे नहीं चल सकते। वो भी आपके ख्याल में फिजिबल नहीं था जो एक शौकत अजीज साहब ने दिया था? बड़ी उसमें जब तक एक अच्छा एक आइडिया था। वो तो एक सरफेस प्रोजेक्ट है ना जी। मैं रियल एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पटवारी की, थाने की, आपका जो डेवलपमेंट फंड है, आपके ठेकेदार की, आपकी जो ये सारी चीजें उन लोगों ने जिन्होंने इस्तेमाल करनी है, उनको आप उसको जिम्मेदार ठहराएं। उनके बच्चों ने रोज उस गली से गुजरना है, उनके माँ बाप बूढ़ों ने जो है ना उस बत्ती के नीचे से जाके मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़नी है। सो मेरा कहने का वो एक पूरा माइक्रोकॉस्म है, एक डेमोग्राफिक।
तो उनको आप एम्पावर करें। ये एक चैप्टर जो था पूरा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का, वो सिर्फ अकाउंटेबिलिटी भी आप तकरीबन हजारों विलेज काउंसिल्स मैंने खुद अपने एक फिलैंथ्रोपिक अदारे के जरिए जाके मुकामी सतह पर बनाई है, तहसील गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर। अब वहां जाके हालात देखे, हमने सर्वे किए हैं कि जहां पर नहीं थी विलेज काउंसिल, जहां पर थी, जमीन आसमान का फर्क है। लोग चंदा देने के लिए आमादा हो जाते हैं, मिलकर फैसला करना, कब्रिस्तान का हालात क्या है, कूड़ा करकट का निजाम जो है, प्ले ग्राउंड बच्चों के लिए बनाने के लिए तैयार हो जाए, उनको किटें ला के दे देते हैं कि आप क्रिकेट खेला करें वगैरह, या वॉलीबॉल जो है, ये सारा कुछ हमने एक्चुअली आजमा के किया है। और गवर्नमेंट को पता है कि ये सही है, उनको पता है कि ये सही है, लेकिन वो करेंगे नहीं उसमें, क्योंकि हमारी सियासी जमातें जो हैं, इनके पास जिस दिन इनको इकोनॉमिक प्लान बनाना पड़ा पाकिस्तान में, अगर ये टीवी मीडिया इनका मुकाबला करवा दें कि भाई आप सारे बताएं, ये 6 लोग खड़े हैं मुख्तलिफ जमातों के, आप अपना इकोनॉमिक प्लान और पाकिस्तान को ये देखने दें कि कौन कहां पर खोखला है और कौन किसको जिम्मेदार ठहराता है। इनको आपस में जो है ये बहस करने दें, ये इल्जामात लगेंगे, उनके फैक्ट्स निकलेंगे, अवाम को पता चलेगा ये महंगाई क्यों है। सारों के सामने हर वक्त तो झूठ नहीं बोल सकते, तो इनको फिर पूछेंगे जब ये लोग स्टेट बैंक की फिर क्यों नहीं पॉलिसी बदली आपने, फिर इनको समझ आएगी कि दरहकीकत ये खुद उससे मुस्तफीद हो। बात ये सर कि एट द टॉप देयर शुड बी अ विजनरी, एक बंदा बैठा हो जो समझता हो। जी सारों का काम है। मैं कहता हूं भाई आपकी वक्त चैनल की जिम्मेदारी है, जियो टीवी की जिम्मेदारी है, ARY की जिम्मेदारी है, ना सिर्फ ये बटेरे बैठा के तो उनको लगा के तो टाइम पास कर देना। भाई आप बकायदा स्ट्रक्चर डिबेट करवाएं, और किस पे करवानी है आपको, एंड ऑफ द डे इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, इकोनॉमी पे करवाएं। आई टोटली एग्री विद यू। थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी, आई डोंट थिंक कि मुझे इसको रैप अप करने के लिए कहना पड़ेगा, इकोनॉमी इज द बैकबोन। बुनियाद आपकी ठीक होगी, अब माशी सूरत हाल आपकी बेहतर होगी, तो सिलसिले सारे के सारे खुद ब खुद ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली मुझे मौजूदा हुकूमत में इकोनॉमी के हवाले से कोई खास चीज़ नज़र नहीं आती। एक तरफ तो जब बात करते हैं फॉरेन एड के हवाले से, तो हमारे सदर साहब फरमाते हैं कि हमें मछली मत दो, मछली पकड़ना सिखाओ, लेकिन जब उसी का इफेक्ट BISP की सूरत में आता है तो मछली तो हम उनके मुंह में डाल रहे हैं, पकड़ना क्या सिखाना, सोचना पड़ेगा। खुदा